संघर्षकालीन भारत, तुगलक वंश। नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। अपन ने पहले जो वीडियो बनाया अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत में तुगलक वंश का जो चल रहा था, उसमें अपन ने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ा। गयासुद्दीन तुगलक जो था वह तुगलक वंश का संस्थापक था और उसने 1320 से 1325 तक शासन किया। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से लेकर 1351 तक उसने शासन संभाला। उसने 5 प्रकार की योजनाएं बनाई जिसमें वो सफल नहीं रहा और पागल सुल्तान के नाम से जाना गया। इसके बारे में अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपना जो टॉपिक रह गया था उसमें फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ना बाकी रह गया था। तो आज हम तुगलक वंश का जो बाकी का जो है उसमें अपन फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में उसका जो चचेरा भाई था फिरोज तुगलक, वो 1351 पर सल्तनत की गद्दी पर आसीन होता है। और जैसे ही वो 1351 में गद्दी पर आसीन होता है, जो बंगाल का शासक है, बंगाल का जो शासक था, उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसने इसके विरुद्ध 2 बार सैन्य अभियान किए, लेकिन फिरोज तुगलक इसमें सफल नहीं हुआ। और बाद में जो फिरोज तुगलक था उसका जो शासन था वह कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू कर दिया। इसने 24 प्रकार के जो गैर शरीयत कर थे, यानी कि ये शरीयत जो इस्लामिक धर्म है उसको मानने वाला था, और उसने जो सिया मुसलमानों के जो व्यक्ति थे उन पर अत्याचार किए और उनको सजाएं दी, मृत्युदंड तक इसने दिया। इसने शरीयत गैर शरीयत कर थे 24 प्रकार के, उनको इसने समाप्त कर दिया और केवल 4 प्रकार के जो कर थे, जैसे खराज, जकात, खम्स और जजिया, ये लागू किए। इसने एक कार्य और किया। अपन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसने सैनिकों को वंशानुगत नहीं रखा। उसने जांच पड़ताल करने की प्रणाली प्रारंभ की और सैनिकों की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में रखता था। लेकिन फिरोज तुगलक ने क्या किया, उस प्रणाली को समाप्त कर दिया। उसने सरकारी नौकरी व वंशानुगत या जांच की जो प्रणाली थी ना, जांच की प्रणाली को समाप्त कर दिया। किसके बारे में? सैनिकों को रखने से संबंधित। यानी कि अब सैनिकों को किस प्रकार रखता था, यानी कि सैनिकों को रखने की जो प्रणाली थी वो उसने किस प्रकार की कर दी, वंशानुगत। अब इसने जांच प्रणाली को यहाँ समाप्त कर दिया और सैनिकों को बिना जांच पड़ताल करके इसने रख दिया। फिरोज तुगलक के समय दासों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। कहते हैं कि 1,80,000 संख्या दासों की हो गई थी और इसने उनके लिए एक नया विभाग की व्यवस्था की और इस समय दासों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। और जो फिरोज तुगलक था उसने राजस्व को बढ़ाने के लिए इसने नहरों की व्यवस्था की, सिंचाई की ठोस प्रणाली लागू की और राजस्व की और कृषि सुधार में इसने ठोस व्यवस्था की। इसने एक नहर जो थी, नहरों का विकास किया। एक नहर जो थी वो सतलज नदी से निकाली। सतलज नदी से लेकर दीपालपुर तक बनवाई। और जो दूसरी थी वह यमुना नदी से सिरमौर तक, ये 2 नहरें वह लेकर आया और
कृषि क्षेत्र में इसने बहुत ठोस कदम उठाए और राजस्व में वृद्धि की। इसके बाद में फिरोज तुगलक था, वह अशोक स्तंभ, 2 अशोक स्तंभ थे, एक तो टोपरा और दूसरा मेरठ से, ये दिल्ली लेकर आया। लेकिन उस समय इनको पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हो सकी। इसने जौनपुर फिरोजाबाद आदि नगरों को भी इसने बसाया। दिल्ली में इसने खरबूजों तथा अंगूरों के बाग लगवाए और उनमें अच्छी वृद्धि की, उनकी सुधार किया उन कार्यों के लिए। और ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाए और 4 प्रकार के जो कर लगाए वो इस प्रकार हैं, और 24 जो कर थे उन्होंने इसने समाप्त कर दिए। फिरोज तुगलक जो था उसका जो पुत्र था फतेह खां, इसको इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसने जो सिक्के चलाए फिरोज तुगलक ने, उसमें इसने अपने नाम के साथ में अपने पुत्र का नाम भी अंकित करवाया। इसने जो इसका शासनकाल था वो 1351 से लेकर 1388 तक रहा। और फतेह खां को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, सिक्कों में उसका 7 नाम लिखवाया। 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह था नासिरुद्दीन मोहम्मद। अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद। इसी समय 1398 में तैमूर लंग है जो कि भारत पर आक्रमण करता है। और 1398 में तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण करता है तो उसके बाद में वह अपना शासनकाल खुद नहीं संभाल के ख्रीज खां को दिल्ली की गद्दी पर बिठाता है या उसको अपना शासन संभालने को देता है। तैमूर लंग ने अपना शासन किसको संभाला? ख्रीज खां को। और ख्रीज खां 1414 से लेकर 1421 तक शासन करता है। लेकिन ख्रीज खां इसी नाम से शासन पर बैठता है, दूसरा नाम नहीं रखता है। और ना ही ख्रीज खां ने अपने आप को शासक घोषित किया, ना ही इसने अपने नाम के सिक्के चलाए, और ना ही इसने शाह की उपाधि धारण की। इसने शाह की उपाधि धारण नहीं की। इसके बाद में ख्रीज खां के बाद में 1421 से लेकर 1434 तक मुबारक शाह शासन संभालता है। और ये अपने आप को शाह की उपाधि धारण करवाता है और अपने नाम के सिक्के चलवाता है। इसके बाद में हम लोधी वंश को पढ़ेंगे जो सल्तनत काल का अंतिम शासक है। और उसके बाद में सबको ध्यान में है कि इब्राहिम लोधी जो अंतिम शासक था उस समय बाबर है वो आक्रमण करता है और दिल्ली पर मुगल शासन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ तक अपन तुगलक वंश पढ़ चुके हैं। और तुगलक वंश के बाद में ये जो ख्रीज खां है इसने कौन से वंश की स्थापना की? शैयद वंश की।
शैद वंश का संस्थापक ख्रिजका को माना जाता है और यहाँ से ये ख्रिजका जो था शैद वंश की स्थापना करता है और यहाँ से शैद वंश प्रारंभ होता है। और शैद वंश के बाद में कौन सा वंश प्रारंभ होगा? लोधी वंश, जो कि सल्तनत काल का अंतिम वंश होगा। और उसके बाद में इब्राहिम लोदी के समय बाबर आक्रमण करेगा और आक्रमण पानीपत का प्रथम युद्ध होगा जिसमें बाबर विजय होगा और भारत में मुगल काल प्रारंभ हो जाएगा। तो अपन आगे जो सल्तनत काल है उसमें केवल एक वंश बाकी रहा है, लोधी वंश, उसको आगे वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में मुगल काल पढ़ेंगे। धन्यवाद।